मैम्बो अंकल से बातचीत करने के बाद कुशल वहां से चला गया। जहां मैम्बो अंकल को समझ में आ गया था कि उसका काम हो गया है, वहीं कुशल अब थोड़ा परेशान हो गया था। कुशल को पूरी तरह से भरोसा हो गया था कि ब्लैक फाउंडेशन अनिका को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। कुशल पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा कि किस तरह से नक्श को बिना खबर किए अनिका की जान को सुरक्षित किया जाए। एक बार तो कुशल का भी मन हुआ कि नक्श से इस टॉपिक पर डिस्कस किया जाए, लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा, बिल्कुल नहीं, नक्श को इस वक्त अपना काम करना चाहिए, वरना फैक्ट्री को बड़ा करने का उसका ख्वाब मुकम्मल नहीं हो पाएगा। मैम्बो अंकल दूसरी तरफ ये सोचकर खुश हो रहा था कि उसने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब उसे इस बारे में प्लानिंग करनी थी कि कुशल को मुद्दे से भटकाने के बाद नक्श के ख्वाब को तोड़ने के लिए उसे क्या करना चाहिए। दोनों तरफ कुशल और मैम्बो अंकल के दिमाग में एक अलग सी जद्दोजहद चल रही थी। जहां कुशल नक्श को बचाना चाहता था, वहीं पर मैम्बो अंकल नक्श को बर्बाद करना चाहता था। कुशल अपने कमरे में पहुंच गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी वहीं पर अटका हुआ था कि अनिका को बचाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। बहुत देर तक सोचने के बाद कुशल इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे इस बारे में बोनाफाइड से बातचीत करनी चाहिए। कुशल ने तुरंत बोनाफाइड को बुला लिया। हालांकि कुशल के दिमाग में एक और बात चल रही थी। कुशल नहीं चाहता था कि बोनाफाइड से सारी बातचीत डिस्कस कर ले, इसलिए उसने तय किया कि वह बोनाफाइड से उतनी ही बात करेगा जितनी की उसे जरूरत है। कुशल के पास पहुंचते ही बोनाफाइड ने कहा, अचानक यहाँ बुलाने का क्या कारण है? क्या कोई एजेंट है क्या? कुशल ने तुरंत कहा, अगर एजेंट नहीं होता तो मैं तुम्हें इस वक्त यहाँ क्यों बुलाता? कुशल की बात सुनकर बोनाफाइड सीरियस हो गया। उसने तुरंत कहा, बताए क्या एजेंट हो गया, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। कुशल यही सुनना चाहता था। उसने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, बोनाफाइड दरअसल मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। बोनाफाइड तो हमेशा मौका खोजता रहता था कि कब उसे एम्पायर के लिए कुछ करने का वक्त मिलता है। उसने तुरंत कहा, अब बोलिए तो सही कि आपको मुझसे कैसी हेल्प चाहिए। कुशल ने बोनाफाइड से कहा, दरअसल बात ऐसी है कि मुझे एक लीड मिला हुआ है, सम्राट और उनके परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। बोनाफाइड ने कुशल की बात को बीच में काटते हुए कहा, वो हमेशा से सम्राट के परिवार पर खतरा रहता है, इसमें नया क्या है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। कुशल भी समझ गया था कि बोनाफाइड को स्थिति समझ में आ रही है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम थी कि उसे सब कुछ बोनाफाइड को बताना नहीं था। इसलिए उसने बात को घुमाते हुए कहा, इसमें नया यही है कि इस बार दुश्मनों को यहाँ की पल पल की खबर मिल रही है। इतना सुनते ही बोनाफाइड एकदम से गुस्से में आ गया। उसने कुशल से कहा, कौन है जो हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है? मेरे हिसाब से तो हमें उसके बारे में पता लगाना चाहिए और उसे सबके सामने कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। कुशल ने अपनी बातों को डिफेंड करते हुए कहा, देखो बोनाफाइड, बात ऐसी है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल है कि कौन हमारी चुगली कर रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर हम लोग उस इंसान को खोजने में व्यस्त हो गए तो शायद हमारे दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से उन लोगों को मौका देना चालाकी नहीं है। बोनाफाइड को कुशल की बात समझ में आ गई। उसने कुशल से कहा, ये भी ठीक है, अगर हम लोग चुगली करने वालों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। फिर तो आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है। कुशल ने बोनाफाइड से कहा, ऐसे में मैं तुमसे इतना ही चाहता हूं कि तुम अपनी एक विशेष नज़र सम्राट के परिवार पर बनाए रखो। जैसे ही किसी पर शक होता है मुझे इन्फॉर्म करो। जहां तक मैं समझ रहा हूं आपकी बात, दुश्मन खुलेआम अटैक नहीं करेगा, वो हमारे बीच घुसकर सम्राट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ऐसे में हम लोगों को बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। कुशल की बात सुनकर बोनाफाइड ने कहा, आप इसकी चिंता मत करिए, मैं हमेशा सम्राट एंड फैमिली के साथ छाया बनकर रहूंगा। बस एक बार उन लोगों पर अटैक करने वाला सामने आ जाए, मैं उसे जिंदा जला दूंगा। कुशल ने राहत की सांस ली, क्योंकि बोनाफाइड ने बिना किसी बेवकूफ़ी के उसकी बातों को मान लिया था। कुशल ने बोनाफाइड से कहा, थैंक यू सो मच, मैं इस खबर को सबके सामने नहीं ला सकता, ना ही इसके बारे में नक्श से कोई बात कर सकता हूँ, क्योंकि नक्श इस वक्त बहुत ज़रूरी काम में लगा हुआ है। ऐसे में मैं बहुत परेशान हो गया था कि इस टॉपिक पर किससे मदद ली जाए। तुम मेरी और नक्श की मदद करने के लिए तैयार हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बोनाफाइड भी इमोशनल होने लगा। उसने कुशल से कहा, इस एम्पायर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। इसलिए मुझे कुछ भी कहने से पहले आपको एक बार भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपकी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखूंगा। हम जो कुछ करेंगे इसके बारे में सम्राट को कोई जानकारी नहीं लगेगी। बोनाफाइड की बातों को सुनकर कुशल बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि बोनाफाइड ने वो बातें समझ ली थी जिसके बारे में कुशल ने उससे कोई बात नहीं की थी। कुशल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब कॉन्फिडेंस आने लगा है। अब हम लोग सम्राट और उसकी फैमिली को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बोनाफाइड और कुशल आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि बाहर दरवाजे पर खड़ा मैम्बो अंकल उन दोनों की सारी बातें सुन रहा है। मैम्बो अंकल को भी मालूम था कि कुशल इस वक्त कुछ ना कुछ जरूर करेगा, और मैम्बो अंकल के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि कुशल अगला स्टेप क्या ले रहा है। इसलिए मैम्बो अंकल कुशल के ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए था।
अब कुशल और बोनाफाइड दोनों उस कमरे से बाहर आने वाले थे। मैम्बो अंकल को पूरी जानकारी भी मिल गई थी। ऐसे में मैम्बो अंकल के लिए वहां ठहरना अब खतरे से खाली नहीं था। वो तुरंत वहां से चल पड़ा। मैम्बो अंकल अब अपने कमरे में आ चुका था। मैम्बो अंकल इस बारे में सोचकर बार बार खुश हो रहा था कि उसने कुशल को अपनी बातों में पूरी तरह से फंसा लिया है। मैम्बो अंकल ने हंसते हुए अपने आप से कहा, ये कुशल अपने आप को बहुत समझदार समझता है। मुझे नहीं लगा था कि इसको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान होगा। ये तो यहाँ मौजूद सभी बेवकूफ़ों में सबसे सीनियर है। हालांकि सच्चाई ये थी कि कुशल नक्श और अनिका को बचाने के चक्कर में बेवकूफ़ बन रहा था। मैम्बो अंकल का तीर एकदम से निशाने पर लगा था, लेकिन उसके लिए अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि नक्श को बर्बाद करने के लिए उसका अगला कदम क्या होगा। मैम्बो अंकल काफ़ी देर अकेले में बैठकर अपने आप से बातचीत करता रहा, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। फिर मैम्बो अंकल ने अपने आप से कहा, नक्श और उसके पिल को कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आइडिया तो बहुत है, लेकिन कौन सा आइडिया सबसे बेहतर है इसके बारे में कहना काफ़ी मुश्किल है। मैम्बो अंकल की बात खत्म हुई और मैम्बो अंकल कुछ सोचने लगा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसे एक शानदार आइडिया समझ में आ गया था। उसने हंसते हुए कहा, बिल्कुल यह आइडिया काफ़ी अच्छा है। इस आइडिया को पूरा करने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैम्बो अंकल ने घड़ी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, इस काम के लिए मुझे रात का सहारा लेना पड़ेगा। देखते देखते शाम हो गई। अनिका ने सब लोगों को खीर की दावत पर बुलाया। अनिका ने सब लोगों को फिर खिलाया। सब लोग चित्रा के होश में आने की खुशी मनाने लगे। चित्रा अभी भी डर के साए में जी रही थी, क्योंकि उसके सामने मैम्बो अंकल भी खीर खा रहा था। चित्रा के लिए उसकी स्थिति का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मैम्बो अंकल था, और मैम्बो अंकल को इस तरह से आज़ाद घूमते देखकर चित्रा को और भी ज़्यादा डर लग रहा था। इसके साथ साथ बार बार उसके दिमाग पर मैम्बो अंकल की धमकियां भी आ जा रही थी, इसलिए चाहकर भी चित्रा कुछ नहीं कर पा रही थी। अनिका की दावत खत्म हुई। सबने चित्रा को नई जिंदगी के लिए बहुत सारी बधाइयां दी और वहां से चल पड़े। रात हो गई थी। अब तो मैम्बो अंकल के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसे भी अपने काम को अंजाम देना था। मैम्बो अंकल को जब भरोसा हो गया कि सब लोग अपने अपने कमरे में गहरी नींद में सो गए हैं, फिर मैम्बो अंकल अपने काम में लग गया। मैम्बो अंकल को मालूम था कि कुशल और उसके लोग इस वक्त नक्श और अनिका को प्रोटेक्ट करने में पूरी तरह से व्यस्त है। ऐसे में मैम्बो अंकल फैक्ट्री को लेकर कुछ भी प्रयोग कर सकता है। फिर क्या था, मैम्बो अंकल सीधे फैक्ट्री के एक्सपेरिमेंट एरिया में चला गया। एक्सपेरिमेंट एरिया का एक उसूल था कि बिना वहां के इंचार्ज के होते हुए कोई उसे एरिया में नहीं जा सकता, चाहे उसके पास फैक्ट्री की कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी क्यों ना हो। मैम्बो अंकल एक्सपेरिमेंट एरिया में जाने के बाद जैसे लगातार कुछ खोजने लगा। बहुत देर तक इस तरह की कोशिश करने के बाद मैम्बो अंकल को वो चीज़ मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। मैम्बो अंकल के हाथ पिल का फॉर्मूला लग गया। मैम्बो अंकल ने हंसते हुए कहा, मिस्टर नक्श भानुशाली, तुमको क्या लगा था कि मैं तुमको हरा नहीं पाऊंगा, तुमको बर्बाद नहीं कर पाऊंगा। मेरा नाम भी मैम्बो है, मैं इस तरह से हार नहीं मानता हूँ। इतना कहकर मैम्बो अंकल पिल के फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ करने लगा। हालांकि मैम्बो अंकल को उस फॉर्मूले के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने इतना तो पता लगा ही लिया था कि अगर उसे फॉर्मूला को चेंज करना है तो उसे क्या करना चाहिए। देखते देखते मैम्बो अंकल ने फॉर्मूला में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी और फिर चुपचाप वहां से निकल गया। वहां से निकलते वक्त भी मैम्बो अंकल काफ़ी सावधानी से निकल रहा था, क्योंकि मैम्बो अंकल नहीं चाहता था कि कोई उसको इस वक्त एक्सपेरिमेंट एरिया में देख ले और फिर उसका सारा काम बिगड़ जाए। अगर मैम्बो अंकल ने कुशल को इस तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो शायद उसके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल होता, लेकिन इस वक्त मैम्बो अंकल के लिए फैक्ट्री में कुछ भी करना संभव नहीं था। पिल के फॉर्मूले में छेड़छाड़ करने के बाद मैम्बो अंकल चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। कमरे में वापस आते हैं मैम्बो अंकल अपनी जीत का जश्न मनाने लगा। वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए अपने आप से कहा, सबको लग रहा था कि मैम्बो नाकामयाब हो गया है, मैम्बो नक्श को बर्बाद नहीं कर सकता है। अब सबको मालूम चलेगा कि मैम्बो क्या चीज़ है और मैम्बो क्या कर सकता है। मैम्बो ने तो नक्श की वोट लगा दी, बस आप की बार पिल मार्केट में आने दो, फिर पता चलेगा कि मैम्बो ने नक्श के साथ क्या कुछ कर दिया है। इतना कहकर मैम्बो अंकल जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर तक लगातार हंसने के बाद फिर मैम्बो अंकल ने अपने आप से कहा, नक्श तुम सपना देख रहे हो ना कि पूरे भारत में तुम अपनी फैक्ट्री को फैला दोगे। अब तुम पहले इस फैक्ट्री को बचाकर दिखाओ, उसके बाद अपनी फैक्ट्री को पूरे भारत में फैलाने की कोशिश करना। मैम्बो अंकल खुशी में पागल होने लगा था। वो अपने आप से बातचीत कर रहा था। उसने ब्लैक फाउंडेशन के मिस्टर पोरवाल को फ़ोन लगाया और हंसते हुए बोला, पोरवाल साहब, आपको भी लगता था ना कि मैम्बो कुछ नहीं कर पाएगा। आज मैम्बो ने वो कर दिया है जो आप सब ने कभी सोचा ही नहीं होगा। मैम्बो अंकल की बात सुनकर मिस्टर पोरवाल काफ़ी खुश हुआ। उसने नक्श से कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने ऐसा कौन सा तीर मार दिया है जिसके बाद तुम इतने कॉन्फिडेंस में आ गए हो। मैम्बो अंकल ने तुरंत कहा, ये मैं नहीं बताऊंगा बल्कि मेरा काम बताएगा।
वैसे आपको हिंट के तौर पर बता दे रहा हूं कि नक्श का इन्वेस्टर जल्दी ही उसको छोड़कर भाग जाएगा और नक्श का ख्वाब हमेशा के लिए एक ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। पूरे देश में अपनी फैक्ट्री को फैलाने का ख्वाब रखने वाला नक्श अब अपनी इकलौती फैक्ट्री को बचाने के लिए संघर्ष करेगा। मिस्टर पोरवाल को मैम्बो अंकल की बातों पर पूरी तरह से भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस को देखकर मिस्टर पोरवाल को भी लग रहा था कि मैम्बो अंकल ने कुछ तो बड़ा कर दिया है। मैम्बो अंकल ने मिस्टर पोरवाल से कुछ देर बातचीत करने के बाद फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद मैम्बो अंकल चैन की नींद सो गया। अगली सुबह फैक्ट्री का काम फिर से शुरू हो गया। किसी को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि मैम्बो अंकल ने फैक्ट्री में क्या कुछ कर दिया था। नक्श भी फैक्ट्री आ गया था। अचानक नक्श फैक्ट्री के एक्सपेरिमेंट एरिया में चला गया। नक्श को सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने अपने लोगों से कहा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। नक्श अपने लोगों के साथ एक्सपेरिमेंटल एरिया की जांच करने लगा। अचानक नक्श को महसूस हुआ कि फॉर्मूला में छेड़छाड़ हुआ है। नक्श ने वहां काम कर रहे वैज्ञानिकों से कहा, मुझे लग रहा है हमें फॉर्मूला को क्रॉस चेक करना चाहिए, जरूर इसमें छेड़छाड़ हुआ है। वैज्ञानिक उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, हो ही नहीं सकता सम्राट, इधर कोई नहीं आता कि इसमें छेड़छाड़ होगा। नक्श ने गंभीर होकर कहा कि वो तो बाद में पता चलेगा कि इधर कौन आया था, अभी फॉर्मूला को क्रॉस चेक करो। उसके वैज्ञानिक क्रॉस चेक करने लगे। थोड़ी देर में पता चल गया कि फॉर्मूला में गड़बड़ी थी। सारे वैज्ञानिक सदमे में थे। नक्श ने उन लोगों से कहा, फिलहाल मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग इधर विशेष ध्यान रखिए, बाकी मैं पता लगा लूंगा कि ये सब किया किसने है। उद्धरण चिन्ह। क्या नक्श पता लगा लेगा कि इन चीज़ों के पीछे किसका हाथ है? यहाँ फेल होने के बाद मैम्बो अंकल का अगला कदम क्या होगा? नक्श इस लापरवाही के लिए किसको सजा देने वाला है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा एम्पायर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गॉडफादर ऋषभ को ट्रेनिंग देने में लगे थे। गॉडफादर को भी ये बात समझ में आ गई थी कि ऋषभ में नेचुरल कुछ बड़ी शक्तियां हैं। गॉडफादर अब किसी भी तरह से उन शक्तियों को शार्प करना चाहते थे और ऋषभ को ये सिखाना चाहते थे कि अपने भीतर की शक्तियों को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। गॉडफादर ने ऋषभ से कहा, ऋषभ, अगर तुम मेहनत करने पर ध्यान देते हो तो तुम एक दिन अपने पिता नक्श की तरह ही बेहद शक्तिशाली योद्धा बनोगे। ऋषभ को गॉडफादर की बात पूरी तरह से अच्छी नहीं लगी। उसने धीरे से कहा, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अपने पिता की तरह नहीं बनना है, वो अच्छे नहीं है। गॉडफादर को लगा कि ऋषभ बस यूं ही अपने पिता से नाराज होगा, इसलिए उन्होंने हंसते हुए कहा, लोग तरसते हैं तुम्हारे पिता की तरह बनने के लिए। ये कहते कहते गॉडफादर ऋषभ को लेकर अपने दूसरे शिष्यों के पास पहुंच गए। ट्रेनिंग का वक्त शुरू होने वाला था। गॉडफादर के सारे शिष्य गॉडफादर के इंतजार में ही बैठे हुए थे। गॉडफादर को देखते ही सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन लोगों ने गॉडफादर का अभिवादन किया। गॉडफादर ने अपने शिष्यों से कहा, आज से तुम लोगों की ट्रेनिंग थोड़ी मुश्किल होने वाली है, इसलिए तुम लोगों को अब मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तैयार रहना होगा। गॉडफादर के शिष्य भी अब अपनी आगे की ट्रेनिंग के लिए तैयार थे। गॉडफादर का विशेष ध्यान ऋषभ के ऊपर था। गॉडफादर ऋषभ को जल्द से जल्द तैयार करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो भाई, ऋषभ के साथ थोड़ी जोर आजमाइश करो, जरा तुम लोग भी देखो कि तुम्हारे बीच ट्रेनिंग लेने वाला ये लड़का क्या कुछ कर सकता है। गॉडफादर की बात सुनकर उनके शिष्यों में से एक लड़का सामने आया। उस लड़के को देखकर ऋषभ मुस्कुराने लगा। गॉडफादर ने ऋषभ से कहा, ऋषभ, तुम्हें अटैक करना है, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारा अटैक बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। तुम्हें उतनी ही शक्ति जनरेट करनी है जितनी शक्ति की जरूरत है। ऋषभ ने तुरंत कहा, ठीक है गॉडफादर, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। फिर गॉडफादर ने ऋषभ की आंखों से छिपकर उस लड़के को कुछ इशारे कर दिए। ऋषभ और उस लड़के के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। ऋषभ पूरी तरह से अटैकिंग मोड में था जबकि लड़का डिफेंड कर रहा था। ऋषभ ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और उस लड़के के ऊपर अटैक करने लगा। लड़का लगातार अपने आप को बचा रहा था। ऋषभ के अटैक को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ऋषभ नया नया गॉडफादर की शरण में आया है। ऐसा लग रहा था जैसे ऋषभ की ट्रेनिंग बहुत पहले से चल रही है। डिफेंड करने वाले लड़के के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ऋषभ की शक्तियों को डिफेंड कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। ऋषभ की शक्तियों को देखकर गॉडफादर खुश हो रहे थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों के सामने नक्श अपनी काबिलियत दिखा रहा है। गॉडफादर ने ऋषभ को उकसाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या हुआ ऋषभ, क्या तुम्हारे पास इतनी सी ताकत है? गॉडफादर की बात सुनकर ऋषभ को और जोश आ गया। ऋषभ ने फिर पूरी ताकत के साथ सामने खड़े लड़के पर अटैक किया। अटैक इतना जबरदस्त था कि सामने खड़ा लड़का पूरी तरह से डगमगा गया। हालांकि लड़के के पास अनुभव था, इसलिए उसने अपने आप को संभाल लिया और उसकी जान बच गई।
गॉडफादर शायद यही देखना चाहते थे। उन्होंने ऋषभ को बीच में रोकते हुए कहा, बस मैं यही देखना चाहता था कि तुम फुल अटैकिंग मोड में कितने संतुलित रहते हो। ऋषभ को गॉडफादर की बात पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही थी। गॉडफादर ने फिर अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, महान योद्धा वो नहीं होता है जो अपनी शक्तियों को एकत्रित करके सामने खड़े इंसान पर जबरदस्त तरीके से अटैक कर देता है। ये तो कोई शक्तिशाली आदमी कर सकता है। महान योद्धा वो होता है जो पूरी तरह से अटैकिंग होने के बाद भी सामने खड़े इंसान पर संतुलित होकर शक्तियों का इस्तेमाल करें। इसका परिणाम ये होता है कि सामने खड़े इंसान को उतना ही नुकसान पहुंचता है जितना अटैक करने वाला इंसान चाहता है। ऋषभ को गॉडफादर का भाषण उतना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने गॉडफादर से कहा, लेकिन गॉडफादर आपने ही तो कहा कि मुझे पूरी ताकत के साथ अटैक करना है। गॉडफादर को आश्चर्य हो रहा था कि ऋषभ उनकी बातों को समझ क्यों नहीं पा रहा है। उन्होंने ऋषभ से कहा, ऋषभ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छे से हो तो तुम्हें एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। तुम अच्छे से सुनोगे तभी कुछ अच्छा कर पाओगे। ऋषभ अभी भी बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन उसने नहीं कहा। गॉडफादर ने फिर एक साथ दो लड़कों को सामने बुलाया और उन्हें एक दूसरे पर अटैक करने के लिए कहने लगे। फिर उन दोनों लड़कों ने एक दूसरे पर अटैक करके दिखाया कि किस तरह से अपनी शक्तियों को संतुलित करके दूसरों पर अटैक किया जाता है। गॉडफादर ने फिर ऋषभ से कहा, अभी अभी तुमने देखा कि किस तरह से दोनों लड़कों ने एक दूसरे पर संतुलित अटैक किया। ठीक इसी तरह से तुम्हें भी करना होगा। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो एक बार याद करके देखो कि तुम्हारे पिता नक्श भानुशाली दुश्मनों पर किस तरह से अटैक करते हैं। अगर तुमने नक्श को फॉलो कर लिया, कुछ समझो, तुम एक अच्छे योद्धा बनने की राह पर चल रहे हो। ऋषभ को गॉडफादर की बात अच्छी नहीं लगी। उसने तुरंत कहा, गॉडफादर प्लीज़ आप बार बार मेरे पिता का उदाहरण मत दीजिए, मुझे उनकी तरह नहीं बनना है। अब तक गॉडफादर को लग रहा था कि ऋषभ के अंदर नक्श को लेकर एक छोटी सी नाराजगी है, लेकिन अब की बार उसकी बात सुनकर गॉडफादर को थोड़ा सदमा लगा। उन्होंने ऋषभ से कहा, तुम अपने पिता को लेकर इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हें अपने पिता की तरह क्यों नहीं बनना है। ऋषभ बहुत ज़्यादा मैच्योर तो नहीं हो गया था लेकिन उसे इतना समझ में आ गया था कि नक्श और अनिका ने उसे जानबूझकर अपने से दूर किया है, और सबसे बड़ी बात, उसने नक्श और अनिका को बातचीत करते हुए सुन लिया था। ऋषभ ने गॉडफादर से कहा, मेरे माता पिता ने जानबूझकर मुझे अपने आप से और एम्पायर से अलग किया है। मैं कभी उनकी तरह नहीं बनना चाहता हूँ। मैं अपने लोगों को जानबूझकर अपने आप से कभी अलग नहीं करूँगा। अब गॉडफादर को ऋषभ का गुस्सा समझ में आने लगा। वो समझ गए कि ऋषभ नक्श से नाराज क्यों है। उन्होंने ऋषभ से कहा, तो तुम इसलिए नाराज हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ भेज दिया है। ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया। गॉडफादर ने फिर बड़े ही प्यार से ऋषभ के सर पर अपना हाथ रखा और कहने लगे, एक बात हमेशा याद रखो, कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए खराब नहीं होते। उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है, इसलिए उन्हें अपने बच्चों के सामने कठोर बनना पड़ता है। ऋषभ एक बार फिर से गॉडफादर की बातों से पूरी तरह से असहमत था। उसने गॉडफादर से कहा, क्या आपके मम्मी पापा ने बिना मतलब आपको अपने आप से दूर किया है? गॉडफादर ने भी नहीं सोचा था कि ऋषभ इतना कठिन सवाल पूछ देगा। गॉडफादर ने सच बोलते हुए कहा, नहीं, मेरे माँ बाप ने ऐसा नहीं किया था। गॉडफादर की बात सुनकर ऋषभ इमोशनल हो गया। उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, फिर आप मेरी समस्या नहीं समझ सकते हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे बिना मतलब अपने घर से निकाल दिया है। मेरी प्रॉब्लम वही समझ सकता है जिसके साथ मेरे जैसा कुछ हुआ है। गॉडफादर नहीं चाहते थे कि ऋषभ नक्श को लेकर इस तरह से सोचे। उन्होंने ऋषभ से कहा, तुम गलत सोच रहे हो ऋषभ, तुम्हें नक्श के बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तुम नहीं जानते कि नक्श और अनिका ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है। ऋषभ ने सीधे सीधे पूछा, क्या आपको मालूम है कि उन लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है? अगर मालूम है तो आप ही बता दीजिए। गॉडफादर ऋषभ की मनोदशा समझ रहे थे। उन्होंने ऋषभ से कहा, नक्श को तुम्हारी शक्तियों को लेकर चिंता हो रही थी। नक्श चाहता है कि तुम अपनी शक्तियों का बेहतर इस्तेमाल करना सीख जाओ। ऋषभ ने गॉडफादर की बात को बीच में ही काट दिया। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। पापा ने मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि मैं अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने लगूँ, लेकिन माँ ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? क्या मैं उनका बेटा नहीं हूँ? कोई माँ अपने बच्चे को अपने से दूर कैसे कर सकती है? ऋषभ का सवाल थोड़ा कठिन था। गॉडफादर ने धीरे से कहा, दरअसल अनिका भी तुम्हारा भला चाहती है। वो कैसे? ऋषभ ने तुरंत पूछा। गॉडफादर ऋषभ के साथ तर्क वितर्क नहीं करना चाहते थे, लेकिन गॉडफादर चाहते थे कि ऋषभ के दिमाग में नक्श को लेकर जो गलतफहमियां पल रही है वो खत्म हो जाए। गॉडफादर ने ऋषभ से कहा, अनिका समझ गई थी कि एम्पायर में तुम्हारा गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया है। ऋषभ को गॉडफादर की बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसकी खामोशी देखकर गॉडफादर ने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हें अपने माँ बाप को लेकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऋषभ ने गॉडफादर की तरफ देखा और फिर बड़े ही मासूमियत से बोला, अगर एम्पायर में सच में मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो क्या मेरे माँ बाप को मुझे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए था? उन्होंने तो प्रोटेक्ट करने की जगह पर मुझे ही वहाँ से हटा दिया, अपने आप से दूर कर दिया।
गॉडफादर समझ गए कि नक्श को लेकर ऋषभ के मन में बहुत सारी गलतफहमियां बैठ गई है। गॉडफादर ने ऋषभ से कहा, तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही यहाँ पर भेजा है। ऋषभ इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि उसने गॉडफादर से कहा, क्या मेरी अपनी माँ भी होती तो मुझे वहाँ से यहाँ पर भेज देती? ऋषभ का ये सवाल थोड़ा मार्मिक था। गॉडफादर के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। ऋषभ ने फिर अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, मेरी शबाना माँ मुझे ऐसी स्थिति में कभी खुद से दूर नहीं करती। पापा और अनिका माँ ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं उन लोगों को इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। गॉडफादर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऋषभ को किस तरह से समझाएं। गॉडफादर को अचानक से लगा कि उन्हें समय का इंतजार करना चाहिए। समय आने पर ऋषभ को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि उसे उसके माता पिता ने यहाँ पर क्यों भेजा है। ऐसे में गॉडफादर ने इस टॉपिक को क्लोज करते हुए कहा, ऋषभ, फिलहाल ट्रेनिंग टाइम है। मुझे लगता है कि इस बारे में हमें फिर कभी बातचीत करनी चाहिए। इस वक्त तुम्हें ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। बोलो, ट्रेनिंग करना चाहते हो? ऋषभ बच्चा था, गुस्से में भी था। उसके मन में नक्श और अनिका को लेकर नफरत भी जाग गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसे एक बात समझ में आ रही थी कि गॉडफादर उसे कुछ बढ़िया चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ समझते हुए ऋषभ ने कहा, गॉडफादर, मैं ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझसे ये मत कहिए कि मुझे अपने पिता की तरह बनना चाहिए। गॉडफादर फिलहाल ऋषभ को और ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हारे पिता के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। चलो अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। इतना कहकर गॉडफादर ने अपने कुछ शिष्यों को इशारा किया। गॉडफादर के शिष्य फिर से ऋषभ के साथ ट्रेनिंग करने लगे। गॉडफादर ऋषभ को शक्ति का बारीक इस्तेमाल समझाने लगे। ऋषभ को बहुत कुछ समझाने के बाद गॉडफादर ने कहा, ऋषभ, मैंने तुम्हें जितना कुछ समझाया है, अब तुम्हें उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अभ्यास करने से ही तुम अपनी शक्तियों को कंट्रोल कर सकते हो। शायद पहली बार ऋषभ को गॉडफादर की बात समझ में आ रही थी। उसने तुरंत कहा, ठीक है, मैं आपकी बताई बातों का अभ्यास करता हूँ। फिर बहुत देर तक गॉडफादर के शिष्यों के साथ ऋषभ ने उन शक्तियों का अभ्यास किया। गॉडफादर को खुशी हो रही थी क्योंकि ऋषभ अभ्यास करने के दौरान हर बार थोड़ा बेहतर होते जा रहा था। बीच बीच में गॉडफादर ऋषभ का उत्साह बढ़ा रहे थे। कुछ देर के बाद जब ऋषभ पूरी तरह से फ्लो में आ गया, फिर गॉडफादर ने ऋषभ से कहा, बस इसी तरह से तुम्हें अपनी शक्तियों को बैलेंस करना है। अगर तुमने इतना कर लिया तो फिर तुम बड़े योद्धाओं में शामिल होने लगोगे। गॉडफादर की बात सुनकर ऋषभ को थोड़ी खुशी हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं दिन रात एक करके अभ्यास करूंगा। ऋषभ की बात सुनकर गॉडफादर भी बहुत खुश हुए। अब गॉडफादर देखना चाहते थे कि ऋषभ ने जितना अभ्यास किया है उसका प्रयोग किस तरह से करता है। गॉडफादर ने फिर से अपना 2 शिष्यों को आगे किया और ऋषभ से कहा, अभी तक तुमने जितने चीज़ों का अभ्यास किया है उन चीज़ों का प्रयोग करके दिखाओ। अभ्यास का प्रभाव ऋषभ के ऊपर दिखाई दे रहा था। देखते देखते गॉडफादर का एक शिष्य ऋषभ के सामने आकर खड़ा हो गया। ऋषभ ने गॉडफादर से कहा, मुझे एक साथ 2 लोग चाहिए। गॉडफादर ने मुस्कुराते हुए एक और लड़के को इशारा किया। ऋषभ ने फिर एक साथ 2 लड़कों पर पूरी शक्ति के साथ अटैक कर दिया। गॉडफादर एकदम से ताज्जुब में पड़ गए। ऋषभ ने बेहद ही शानदार तरीके से उन दोनों पर अटैक किया था। उसने अपनी शक्तियों का बिल्कुल संतुलित प्रयोग किया था। गॉडफादर ने अपने आप से कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नक्श का दूसरा जन्म हो गया है। अगर ये लड़का इसी तरह से अभ्यास करता रहा तो फिर बहुत जल्दी नक्श को एक महान योद्धा मिल जाएगा। अपने शक्तियों का प्रयोग करने के बाद ऋषभ ने गॉडफादर से कहा, बताइए गॉडफादर, कैसा लगा मेरा अभ्यास? गॉडफादर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही शानदार। अगर तुम इस तरह से अभ्यास करते रहे तो बहुत जल्दी ही नक्श के साथ तुम्हारा भी नाम लिया जाने लगेगा। ऋषभ को फिर से गॉडफादर की बातों से ऐतराज हो गया। गॉडफादर ने ऋषभ से कहा, ऋषभ, तुम मेरी बात मानो और अपने पिता को समझने की कोशिश करो। क्या ऋषभ गॉडफादर की बात मानेगा, या फिर ऋषभ को हमेशा हमेशा के लिए नक्श और अनिका से नफरत हो जाएगी? क्या नक्श और अनिका ऋषभ के गुस्से को संभालने में कामयाब हो पाएंगे? क्या ऋषभ पूरी तरह से अपनी शक्तियों को संतुलित करना सीख जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए